हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी है 28वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग सभी प्राचीन कालीन रचनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब भी आप यूपीपीसीएस या फिर इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अन्य एग्जाम्स के ऊपर जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनको देखेंगे, तब आप पाएंगे कि चाहे प्राचीन कालीन रचनाएं हो, चाहे मध्यकालीन रचनाएं हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई रचनाएं हो, समाचार पत्र हो, पत्र पत्रिकाएं जो भी हो, उनके संदर्भ में हर बार यूपीपीसीएस या फिर इससे संबंधित अन्य परीक्षाओं में एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस लिहाज से आपका जो ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अब मैं एक चीज यहां से और बताऊं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो सीधा आपसे कोई रचना पूछ ली जाएगी कि ये किस लेखक की है, या फिर रचना देके उसका लेखक पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन युग्म सुमेलन में भी हमेशा बनकर आता है कि एक तरफ 4 रचनाएं होंगी और एक तरफ 4 लेखक होंगे, आपको मिलान करना होगा। बाद बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, वो ये होता है कि आपको कोई लेखक के बारे में देके ये पूछा जा सकता है कि ये किसके दरबार में रहते थे या फिर किस राजा के समकालीन थे, तो ये भी पता होना चाहिए। बाद बाकी अगर किसी रचना के संदर्भ में कोई विशेष चीज है तो वो भी पूछी जा सकती है, तो उनके संदर्भ में भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट और आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए अब। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मुद्रा राक्षस एक रचना है किसकी? विशाखा दत्त की। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाखा दत्त की रचना है। अब जो विशाखा दत्त था वो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने कि मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो इसी चंद्रगुप्त मौर्य का यह विशाखा दत्त समकालीन था। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विशाखा दत्त किस काल से संबंधित थे, तो गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को करें, यानी कि हर चीज को अलग अलग आयामों पर रखकर देख लिया करें कि अगर क्वेश्चन किसी भी आयाम के ऊपर पूछा जाए तो आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विशाखा दत्त है इसकी रचना है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का पता चलता है। बाद बाकी इस मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो द्रवी संधियां होती थीं उनके बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाद बाकी अगला फैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो वृषल और कुलहीन। बाद बाकी एक लेखक और हुए धुंडीराज, इन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा, तो धुंडीराज ने। ठीक है, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट रचना है राज तरंगिणी, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा। और जो कल्हड़ था वो कश्मीर का जो शासक था जयसिंह, उसके समकालीन था। और इस राज तरंगिणी से कश्मीर के इतिहास का ही पता चलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस रचना से
कश्मीर के इतिहास का पता चलता है? तो ये चलता है राजतरंगिणी से, जिसकी रचना कल्हड़ ने की थी। और इसकी रचना कल्हड़ ने कब की थी? जब कश्मीर का शासक कौन था? जयसिंह था। बाद बाकी इस किताब को और भी आगे बढ़ाया गया है जैनुल अबादीन के द्वारा। ठीक है, ये भी आप देखेंगे कश्मीर का एक शासक था। कब? 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो ये जैनुल अबादीन कश्मीर का शासक था। 12वीं शताब्दी में था या फिर, हाँ ये था जब जो दिल्ली सल्तनत था उसमें छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, फिर कश्मीर का एक शासक बना था जैनुल अबादीन। उसी के समय इस राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया गया। किसके द्वारा? तो दो विद्वान थे जैनुल अबादीन के दरबार में, जौनराज और श्रीवर ने। तो इन दोनों ने मिलके कल्हड़ की राजतरंगिणी का विस्तार किया, यानी कि उसको आगे लिखना शुरू किया। बाद बाकी ये एक बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग और कितने श्लोक हैं? तो राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं और 7826 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ऐसे अटपटे क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस अपनी परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो ये बात हो गई मुद्रा राक्षस और राजतरंगिणी की। आगे देखो, आगे है मिलिंद पानोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो रचना है वो किसने की थी? नागसेन ने की थी। ठीक है, मिलिंद पानोह की जो रचना है वो नागसेन ने की थी और यह पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो यह पाली भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ भी है, क्योंकि ये रचना बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। और ये जो नागसेन थे, ये थे किसके समय पर? मिलिंद के समय। मिलिंद कौन? जो हिंद यवन शासक था। ठीक है, जो हिंद यवन इंडो ग्रीक कह लें, हिंद यवन जो शासक था मिनिंडर, उसी को यहां पर मिलिंद कहा गया है। ठीक है, तो जो नागसेन थे ये मिलिंद के समय ही थे। और मिलिंद एक हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासक था, जिसका एक्चुअल नाम मिनेंडर था, लेकिन यहाँ इसको मिलिंद कहा जाता था। और ये जो मिलिंद पानोह रचना है, इसमें नागसेन और राजा मिलिंद के मध्य जो संवाद हुआ था उसका ही वर्णन है। बाद बाकी जो ये नागसेन थे ये एक बौद्ध भिक्षु थे। तो ये भी ध्यान रखना कि नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। किसके समय? राजा मिलिंद के समय। और नागसेन और मिलिंद के मध्य जो संवाद हुआ था उसका ही वर्णन मिलिंद पानोह में किया गया है। बाद बाकी मिलिंद पानोह को पाली भाषा में लिखा गया है और यह पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाद बाकी इसमें राजा मिलिंद के संदर्भ में ही जानकारी मिलती है। बाद बाकी मैंने आपको बता दिया कि मिलिंद ये वही है जो हिंद यवन शासक मिनेंडर था, इसको यहां पर हम लोग मिलिंद कहते थे। अगली रचना देखो, पंचतंत्र। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा हो। तो पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी और इसकी जो रचना है वो मूलतः संस्कृत भाषा में की गई थी। बाद बाकी पंचतंत्र के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना कि यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक है। यानी कि भारत की यह एकमात्र मतलब भारत की यह सर्वाधिक अनुवादित, यानी कि इसको विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित यानी कि ट्रांसलेटेड बुक है। ठीक है, तो ये बात हो गई पंचतंत्र की। अब विष्णु शर्मा के संदर्भ में जानकारी नहीं मिलती है ये किस काल में थे। ठीक है, बाद बाकी बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे तो विष्णु शर्मा को आप चाणक्य से जोड़कर मतलब बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे कि विष्णु शर्मा को कहा जाता है कि ये चाणक्य ही थे, चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णु शर्मा था, ऐसा बहुत जगह उल्लेख मिलता है। लेकिन इतिहासकार इस मत को नहीं मानते हैं।
ठीक है। बाद बाकी अगला देखो मनुस्मृति है, तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने जब वैदिक साहित्य पढ़ा था उस दौरान भी चर्चा की थी। तो मनुस्मृति के जो रचयिता हैं वो मनु हैं। बाद बाकी आपको पता ही होगा कि मनुस्मृति में प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित चीज़ों का वर्णन है। बाद बाकी एक फैक्ट ध्यान रखना कि मनु स्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई मनुस्मृति के संदर्भ में। अब आगे देखें तो लीलावती, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये 12वीं सदी के एक बहुत ही प्रमुख गणतज्ञ थे भास्कराचार्य, उनके द्वारा लिखी गई है। और इनके द्वारा एक रचना की गई थी सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, और सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है लीलावती। बाद बाकी सिद्धांत शिरोमणि जो है वो 4 भागों में विभक्त है। कौन कौन? लीलावती, दूसरा बीज गणित, तीसरा ग्रह गणित और चौथा गोलाध्याय। ठीक है, तो लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने, जो कि 12वीं शताब्दी के एक गणतज्ञ थे। और जो लीलावती है वो सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है। सिद्धांत शिरोमणि जो है वो 4 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी? लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। ठीक है, बाद बाकी ये मैंने बता ही दिया कि भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी के गणतज्ञ थे, तो ध्यान रखना। बाद बाकी इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया है। अगली रचना देखो हिस्टोरिका, सबको पता होगी कि यूनानी लेखक जो था हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हेरोडोटस को, जो कि यूनान का था। और इसी हेरोडोटस की रचना जो है वो है हिस्टोरिका। ठीक है, इसमें है क्या? तो इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है। तो हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंधों के विवरण की चर्चा की गई है। अगली रचना देखो मत्त विलास प्रहसन। तो यह एक संस्कृत नाटक है जो कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या है? इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा मिलती है। बाद बाकी परिहास नाटक है जिसमें कि जो धार्मिक आडंबर थे उन पर कटाक्ष किया गया है। ठीक है, तो मत्त विलास प्रहसन पूछा जा चुका है। संस्कृत नाटक है, भाषा का भी आप ध्यान रखिए कि कौन संस्कृत कौन पाली, इस तरीके से जहाँ पर भी बताया गया है। और लेखक इसके कौन है? तो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन इसके लेखक थे। इसमें सामाजिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में चर्चा मिलती है। बाद बाकी इसमें जो धार्मिक आडंबर थे उन पर कटाक्ष किया गया है। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं थी जिनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए था। बाद बाकी अब हम लोग जो भी प्राचीन कालीन लेखक हैं उनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाओं पर एक एक करके गौर फरमा लेते हैं। उसके बाद आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कालिदास की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थे कब? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, कब थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको पता होगा ये कौन थे? ये थे गुप्त राजा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? ये थे गुप्त राजा। तो कालिदास हुए गुप्त काल के। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये गुप्त काल से संबंधित थे। उसके बाद इनकी रचनाओं को देखिए तो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीय, मेघदूत और रघुवंश, ये इनकी 6 प्रमुख रचनाएं हैं और बहुत क्वेश्चन इनके संदर्भ में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो पाणिनि
की हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण से संबंधित है। ध्यान रखना, किससे संबंधित है? व्याकरण से। वात्सायन की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया है कामसूत्र। राजशेखर की हम लोग बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई है रचना कर्पूर मंजरी। बाद बाकी ये किसके दरबार में रहते थे? ये थे गुर्जर नरेश महपाल के दरबार में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो राजशेखर थे वो गुर्जर नरेश महपाल के दरबार में रहते थे। बाद बाकी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि इसमें प्राचीन कालीन रचनाएं भी शामिल हैं, बाद बाकी पूर्व मध्य काल की रचनाएं भी शामिल हैं, क्योंकि ये जो गुर्जर नरेश महपाल हैं ये पूर्व मध्य काल में ही थे। पूर्व मध्य काल का मतलब होता है 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इसको हम लोग पूर्व मध्य काल का खंड मानते हैं, और मध्य काल को हम लोग स्टार्ट करते हैं जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। ठीक है, तो पूर्व मध्य काल मतलब 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। तो इनमें आप देखेंगे पूर्व मध्य काल की भी रचनाएं शामिल हैं। ठीक है, भारवी की बात करें तो इनकी रचना है किराता अर्जुनियम। ठीक है, अश्वघोष की अगर हम बात करें तो ये किसके दरबार में थे? ये थे कुषाण शासक जो था कनिष्क। ये इस कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, और ये भी बौद्ध भिक्षु थे। इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं वो है सौदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारीपुत्र प्रकरण। तो अश्वघोष बौद्ध भिक्षु थे जो कि कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे, और इनके द्वारा सौदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारीपुत्र प्रकरण की रचना की गई है। दंडी या फिर दंडिन की बात करें तो इनके द्वारा प्रमुख रचना जो की गई है वो है 10 कुमार रचित। ठीक है, 10 कुमार चरित। ठीक है, बरामिहिर की बात करें तो ये भी गुप्त काल में थे, और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, यानी कि बरामिहिर और कालिदास ये समकालीन थे, दोनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बरामिहिर की बात करें तो बृहज्जातक पंच सिद्धांत का, जो कि यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, और बृहत संहिता, ये 3 रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। बाद बाकी पंच सिद्धांत का ध्यान रखना, यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बरामिहिर की जो रचना है पंच सिद्धांत का वो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। बाद बाकी बृहत संहिता जो इनकी किताब है वो संस्कृत भाषा में है। बाद बाकी ध्यान रखना कि जो बरामिहिर हैं वो एक ज्योतिष शास्त्री थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगली बाणभट्ट की। तो इनके द्वारा जो की गई रचनाएं हैं वो है कादंबरी और हर्ष चरित्र। बाद बाकी जो बाणाभट्ट हैं ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। गुप्तोत्तर काल के बाद आप जब देखेंगे पुष्यभूति जो वंश था उसी का राजा था हर्षवर्धन, बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध राजा था। इसके दरबार में ही बाणभट्ट रहते थे, और इसने कादंबरी और हर्ष चरित नामक 2 रचनाएं की थी। शूद्रक की हम बात करें तो मृच्छकटकम इनके द्वारा की गई रचना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देखते चलिए कि कौन किसकी रचना है और कौन किस शासक के काल में था या फिर उनके दरबार में रहता था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के संदर्भ में मैं बता रहा हूं। अब देखिए हर्ष की बात करें तो ये हर्ष मतलब हर्षवर्धन ही है, पूरा मैं लिख देता हूं। जिनकी बात मैंने की थी गुप्तोत्तर काल में जो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे हर्षवर्धन, ये इनकी ही 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका।
तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई रचनाएं कौन कौन सी हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शका। चरक की बात करें, ये आयुर्वेदाचार्य थे, तो चरक संहिता इनके द्वारा लिखित है। बाद बाकी अगर हम लोग चरक को देखें तो ये भी कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ठीक है, और इनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई है। बाद बाकी चरक को आप जानते ही हैं, ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। भास की बात करें तो इन्होंने रचना की है स्वप्न वासवदत्ता की, चारुदत्ता की और उरुभंग की। 3 रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इनको देख लीजिए। जयदेव की बात करें तो इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध रचना की गई है गीत गोविंद। बाद बाकी अगर हम लोग जयदेव की बात करें तो ये सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कौन? जयदेव। और इनकी प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। मयूर की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है सूर्य शतक। नंद दास की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है रास पंचाध्यायी। अब जो आप ये वाली रचनाएं जितनी भी देख रहे हैं, ये सब पूर्व मध्यकाल की रचनाएं हैं, क्योंकि जो सेन वंश है वो पूर्व मध्यकाल का ही एक शासक वंश है, और ये सारी रचनाएं ज्यादातर अब आप देखेंगे तो पूर्व मध्यकाल की हैं। वृंदावन दास ठाकुर की बात करें तो इनकी रचना है चैतन्य भागवत। बाद बाकी ये रचनाएं आपको काफी नई दिख रही होंगी, लेकिन यूपीपीसीएस के लेटेस्ट ट्रेंड को आप देखेंगे तो वो इस तरीके की रचनाएं ही पूछ रहा है। बाद बाकी ये ऐसी रचनाएं हैं जो यूपीपीसीएस या उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली अन्य परीक्षाओं में, या फिर एसएससी या फिर और कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की आदि परीक्षाएं हो, वहां पर ये सारी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहां पर थे? हाँ, यहाँ वृंदावन दास ठाकुर की रचना है चैतन्य भागवत। जयनंदा की बात करें तो इसकी जो प्रमुख रचना है वो है चैतन्य मंगल। नरहरि चक्रवर्ती की प्रमुख रचना है भक्ति रत्नाकर। सर्ववर्मा की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है कातंत्र। विज्ञानेश्वर की बात करें तो मिताक्षरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, आर्यभट्ट की बात करें तो ये सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। बाद बाकी आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, यानी कि ये भी गुप्त काल से संबंधित थे। सिद्धसेन, इनकी रचना है न्यायावतार। भरत मुनि, बहुत बार पूछा जा चुका है, भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। पुंडरीक विट्ठल की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है रागमाला। सोमनाथ की बात करें, इनकी प्रमुख रचना है राग विबोध। श्रीकंठ की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है रस कौमुदी। और वेंकट रमन की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है चतुर्दंडी प्रकाशिक। ठीक है, तो ये हो गई सभी प्राचीन कालीन और पूर्व मध्यकाल की रचनाएं। इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए कि कौन सी रचना किसके द्वारा की गई है, कौन सा लेखक किसके दरबार में रहता था, या फिर किस काल से संबंधित था, या फिर किस राजा के समकालीन था। ठीक है, बाद बाकी जो ये कुछ स्टार्टिंग की रचनाएं थी तो इनमें क्या क्या चीज़ें वर्णित हैं, जैसे राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में बताती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। बाद बाकी ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, तो अगर आप वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिपीट मोड में देख लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग वीडियोस देखिए लगातार। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।